लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर हमने ये देखा था, एसिड हो गया था। एसिड क्या होता है? संसार के वो सारे कंपाउंड जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हैं और मीडियम में H प्लस आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो सारे कंपाउंड क्या होता है, एसिड होते हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इस बात पे, सबसे पहले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जब सेम हो जाता है तो उसके बाद में किस पे डिपेंड करता है? एनायन की स्टेबिलिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। फिर हमने बात किया था एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, और आगे बात किया था तो फिनॉल का हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया था। फिनॉल की ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हमने ग्रुप लगाए थे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली थी। बेंजोइक एसिड का भी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देख लिया था। इफेक्ट का नाम था ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे हमने पहले मजाक किया, सुमो सीकड़ी इफेक्ट बोला, देन मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगाया, देन पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगाया और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने बोला बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब रेजोनेंस होता है तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्टेबल है क्योंकि न्यूट्रल है, सेकंड स्ट्रक्चर आयोनिक है, ठीक है। अब अगर यहां से हम लोग H प्लस रिमूव कर देंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस COO माइनस बनेगा जो कि कार्बोक्सिलेट आयन होगा। कार्बोक्सिलेट आयन जब हमारे पास में रेजोनेंस करेगा तो इक्विवेलेंट क्या बनाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। और उसमें इस स्ट्रक्चर का और स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट स्टेबल है, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट अगर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड कम आएगा। मीडियम में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, सल्फोनिक एसिड उससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। उसका भी रीजन हमने देखा था, सल्फोनिक एसिड अगर रेजोनेंस करता है तो 3 नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस SO3 माइनस बनता है जिसकी सारे 3 स्ट्रक्चर जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। इक्विलिब्रियम अगेन फॉरवर्ड जाएगा, मीडियम H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन एंड सल्फेट आयन, ठीक है, हमारे पास में सल्फेट आयन जो होंगे, सल्फोनेट आयन जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। ये सारी बात हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये हमने देख लिया, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों पढ़ा, क्या जरूरत है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ने की, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या सिग्निफिकेंस है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? तो ये जानने के लिए हमें एक जनरल ऑर्डर क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। जनरल ऑर्डर हम पहले देखेंगे क्या होता है। ये ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे कम एसिडिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम एसिडिक जो होते हैं वो एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स सबसे कम एसिडिक होते हैं बिकॉज जब मैं एच को रिमूव करूंगा नेगेटिव चार्ज कोई रेजोनेंस नहीं करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। इससे ज्यादा एसिडिक 3 मेंबर रिंग का एल्केन होता है। क्यों होता है अभी हम देखेंगे। और इससे ज्यादा एसिडिक हमारे पास में एल्कीन का H होता है। अब हमारे पास में अगर ये कार्बन देखें तो ये sp3 वाला कार्बन है और ये sp2 वाला कार्बन है। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर यहाँ पे बढ़ गए हैं। s करेक्टर जब बढ़ते हैं तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास बनता है, देखो इधर ऐसे इधर भी है। s करेक्टर बढ़ने के साथ साथ ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास बनता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनायन को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। इसलिए एल्केन की तुलना में एल्कीन का H ज्यादा एसिडिक होता है। एल्कीन में अगर हम लोग अलाइलिक पोजीशन, इसे बोलते हैं विनाइल, विनाइल होता है। अगर हम लोग एल्कीन के H को देखें तो वो विनाइलिक H कहलाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के H को हम लोग बोलते हैं अलाइल, ये अलाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये अलाइलिक हाइड्रोजन हमारे पास में और ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस रिजल्टेंट एनायन जो होगा वो क्या करेगा, आपस में रेजोनेंस करेगा। कह रहा बहुत बढ़िया। तो हमने देखा एल्केन, देन कौन आया आपस में, एल्कीन, और इसके बाद में हमारे पास में आता है H2। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, सारे के सारे वीक एसिड है। बस एक जनरल ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें मालूम चल जाए, ठीक है। और इसके बाद में H2 से जो ज्यादा एसिडिक होते हैं वो अमोनिया एंड अमाइंस होते हैं, ठीक है।
एंड देन अमाइंस के बाद में ट्रिपल बॉन्ड का H हमारे पास में एसिडिक होता है। कह रहा है ये सब हमें जानना क्यों है, अभी बताऊंगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस होगा। अभी बस एक बार हम इस ऑर्डर को जस्ट देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है। तो अगर मैं H रिमूव करूंगा इधर से, H रिमूव करूंगा इधर से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब नेगेटिव चार्ज जाएगा तो सिस्टम को ज्यादा क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एक जनरल ऑर्डर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अल्काइन से भी जो ज्यादा एसिडिक H होता है वो एल्कोहल का होता है, बिकॉज एल्कोहल में ऑक्सीजन होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके इसमें जाएगा तो एनायन को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। और हमने पढ़ा था कोई भी एसिड ब्रेक होगा H प्लस देगा, एनायन बनाएगा, एनायन जितना स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। कह रहा बहुत बढ़िया। और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी 3.5 है, यहाँ पे भी 3.5 है, बट अल्काइल का प्लस आई लगने की वजह से एनायन थोड़ा सा इधर अनस्टेबल हो जाता है। तो एक जनरल ऑर्डर हमने देखा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब आप बोलोगे इतना बड़ा ऑर्डर क्या हमें याद रखना है? नहीं, हमें क्या याद रखना है, वाटर। वाटर इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर से लेस एसिडिक कौन है? वाटर से जो लेस एसिडिक कंपाउंड है उसमें सारे एल्केन्स आ गए। अगर आप देखेंगे ऑल एल्केन्स आ गए, ठीक है। साइक्लिक असाइक्लिक सारे एल्केन, एल्कीन्स आ गए, ठीक है। अमाइंस आ गए, अल्काइंस आ गए एंड अल्कोहल आ गए। यानी हाइड्रोकार्बन, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन एंड अमाइन, ये जो होते हैं एंड अल्कोहल, ये हमारे पास में वाटर से क्या होता है, कम एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इनमें कोई एक्सेप्शनल केस है क्या? हाँ, एक्सेप्शनल केस है। ओनली वन अल्कोहल विच वर इज मिथाइल अल्कोहल, ये वाटर से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। ध्यान रखना है, पीके वैल्यू के बेसिस पे जानते हैं इनको, लेकिन इतनी सारी सीरीज हमें याद नहीं रखनी है, एक आइडिया लेना है। आइडिया क्यों लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में मिथेनॉल हो गया, ठीक है। और इससे ज्यादा एसिडिक ओनली वन हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन एल्कीन होते हुए भी हमारे पास में पानी से ज्यादा एसिडिक है। इसका रीजन आप सोच सकते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, अगर आप इसमें से H प्लस को रिमूव करेंगे तो रिजल्टेंट एनायन जो होगा वो एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक से हमारे पास में क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। तो ओनली दिस हाइड्रोकार्बन, हमारे सिलेबस में देखें तो ओनली वन हाइड्रोकार्बन है, वो वाटर से क्या हो रहा है, ज्यादा एसिडिक हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद में एक्टिव मिथाइलिन वाले कंपाउंड आते हैं। एक्टिव मिथाइलिन एक CH2 को बोला जाता है, CH2 मिथाइलिन कहलाता है। अगर हम उसमें 2 माइनस R वाले ग्रुप लगा दें तो ये एक्टिव मिथाइलिन हो जाता है। एंड देन आता है फिनॉल, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो यानी अगर आपको कोई बोले फिनॉल वाटर से क्या है, कम एसिडिक है या ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। तो ये एक जनरल ऑर्डर है। मुझे ये पूरी सीरीज याद है, आपको पूरी सीरीज याद नहीं रखनी है। अभी हम जेई एडवांस के नियरली 5 to 6 क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज के बेसिस पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे उनको कैसे हम लोग इसको पूरा देखते हैं, पर इसको मैं पहले खत्म कर लेता हूं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप लगाएंगे, मेटा पोजीशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर हम इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे माइनस आर इफेक्ट होगा। पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो भी माइनस आर इफेक्ट होगा। ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है, उसका क्या रीजन है, माइनस आर इधर है, माइनस आर इधर है। माइनस आर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ तो सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट देखेंगे। आर के बाद H देखते हैं, H में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो वो ज्यादा एसिडिक हो गया। एंड देन हमारे पास में आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है, आपका इसमें जगह है जहां पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास में जगह वाटर है। वाटर से ज्यादा एसिडिक बहुत सारे कंपाउंड होंगे, हम सबको याद नहीं रख सकते। तो हम क्या याद रखेंगे, वाटर से कम एसिडिक कौन है, ये तो याद रख सकते हैं बड़े आराम से, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस। एंड देन कौन, अल्कोहल और अमाइन। बस इतने ही कंपाउंड है जो वाटर से कम एसिडिक है, ठीक है। बाकी सबके सब ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और अब इस सीरीज को आप आगे ले जाओगे तो और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास में आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप 2 NO2 लगा दें, ठीक है, 2 NO2 लगा देंगे तो ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, 2 NO2 वाले कंपाउंड के नियरली इक्वल हमारा COOH होता है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आ गया, उन्होंने फिनॉल बनाया, फिनॉल की पैरा पोजीशन पे एक NO2 लगा दिया,
एंड RCOH लगा दिया और बोला इनमें कौन ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन है लेकिन मालूम होना चाहिए। फिनॉल पे जब हम 2NO2 का -R लगाते हैं तो वो कंपाउंड नियरली हमारे पास में इक्वली एसिडिक हो जाता है, किसके, COH के इक्वल एसिडिक हो जाता है। तो एक NO2 वाला कंपाउंड एंड COH ज्यादा एसिडिक हमारे पास में होगा। ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जनरल ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। कह रहा है इतना सारा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं सीरीज को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में इसको समझते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास में HNO3 आता है, फिर HF आता है, फिर हमारे पास में SO3H आता है। SO3H और ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है। फिर हमने कल पढ़ा था एक स्क्वायर जैसा एसिड होता है, नाम है स्क्वायरिक एसिड, ये आ जाता है। एंड देन हम लोग 3NO2 लगा देते हैं, किसके ऊपर, फिनॉल पे। इस कंपाउंड का नाम होता है पिक्रिक एसिड, नाम होता है पिक्रिक एसिड। और हमारे पास में क्या हो जाता है, ज्यादा एसिडिक क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। कह रहा सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कह रहा और कुछ भी है, हाँ, इसके बाद में हमारे पास में पिक्रिक एसिड के बाद में जो बच जाते हैं उनके अंदर कौन आता है, हमारा मिनरल एसिड आ जाते हैं, HCl, HBr, एंड देन क्या आएगा, HI। इससे पहले एक H2SO4 जिसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं वो भी आता है। अब ये सारे मेरे पास में क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गए। कह रहा है इतनी बड़ी सीरीज बता दी, इसको याद करना है, मैं बोलूंगा इसको याद नहीं करना है, ठीक है। ये मुझे याद है, आपको याद नहीं करना है। तो आप बोलोगे इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें जो ध्यान रखना है अब हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। सीरीज मैंने फिर से आपके पास में लिख रखी है, बहुत साफ सुथरा सीरीज लिख रखा है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ध्यान रखना है, एक यहाँ पे कीटोन रह गया था, कीटोन भी लिख सकते हो। वाटर जो है, वाटर से हमारे पास में लेस एसिडिक कौन है, ये एक लाइन हमें ध्यान रखनी है। वाटर से लेस एसिडिक कंपाउंड कौन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, और कौन हो गए, अल्कोहल एंड अमाइन। ये वाटर से कम एसिडिक होते हैं, बाकी सब वाटर से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो आप बोलोगे 1 मिनट, वाटर से ज्यादा एसिडिक कोई अल्कोहल है, हाँ, एक मिथनॉल है। क्या वाटर से ज्यादा एसिडिक कोई हाइड्रोकार्बन है, बस ये एक हाइड्रोकार्बन है, वो हमारे पास में ज्यादा एसिडिक है। तो ये हमारी एक सीरीज है पूरी। अब इसमें हमने ये सीरीज के अंदर क्यों हमने वाटर से कम एसिडिक क्यों ज्यादा एसिडिक पढ़ा, उसको अपन समझते हैं, ठीक है। IIT में क्वेश्चन 2010 में आया, among the following compound identify total number of compound which are soluble in aqueous NaOH। aqueous NaOH में solubility हमें क्या करना है, देखना है। दैट मीन्स हम लोग NaOH मिक्स करेंगे, ठीक है। किसमें मिक्स करेंगे, ये जो इतने सारे एसिड है इनमें हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ NaOH में सॉल्यूबल होंगे और कुछ इनसॉल्यूबल रह जाएंगे। अब कौन से सॉल्यूबल होंगे और कौन से इनसॉल्यूबल होंगे, ये हमको क्या करना है, आइडिया लगाना है। ये आइडिया कैसे लगेगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, NaOH कौन सा वाला, एक्वस NaOH, किस में मिक्स किया, एसिड में मिक्स किया। तो ये एसिड है तो क्या देगा, H प्लस देगा, ये बेस है तो क्या देगा, OH माइनस देगा। दोनों कंबाइन होके क्या बनेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी आएगा। साथ में क्या बनेगा, Na प्लस और A माइनस का सॉल्ट बनेगा। कह रहा बहुत बढ़िया, ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगी, ठीक है, प्रोसीड होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो कब जाएगी, या फॉरवर्ड नहीं जाएगी तो कब नहीं जाएगी, ये बताओ, ठीक है। तो मैं कहूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन में एक एसिड है, इसको हम एसिड 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो ये कंपाउंड H प्लस देता है। अगर बैकवर्ड आएगी तो वाटर H प्लस देगा, H प्लस इसको देगा A माइनस को, ठीक है। और रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो यह एसिड नंबर हमारा 2 हो गया। दैट मीन्स इस रिएक्शन में 2 एसिड, एक फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है और एक बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। 2 एसिड आपस में कंपटीशन में आ गए, ठीक है। इधर भी एक एसिड, इधर भी एक एसिड, ठीक है। दोनों एसिड आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, 2 ऑक्स, 2 सांड भिड़ गए, ठीक है। सांड समझते हो ना, बैल, सांड, ऑक्स कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में इधर की तरफ एक सांड है, ठीक है, इधर की तरफ भी एक सांड है, ये दोनों सांड आपस में भिड़ गए, ठीक है। मैं ऐसे ही समझाता हूँ इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम
यहाँ पे एक मान लो ये स्ट्रांग है, ठीक है, और ये वीक है, तो आपको क्या लगता है स्ट्रांग वाला वीक को क्या करेगा, धकेल देगा। इक्विलिब्रियम हमेशा वीक ऑक्स की तरफ या वीक जो सांड होगा उसकी तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, वीक वाला स्ट्रांग को थोड़ी ना मतलब पछाड़ सकता है, स्ट्रांग वाला वीक को क्या करेगा, धक्का दे देगा। ठीक है, सेम कंडीशन, जब कभी भी दो एसिड कंपटीशन में आ जाते हैं तो जो स्ट्रांग एसिड होता है वो क्या करता है, वीक एसिड को क्या कर लेता है, धकेल देता है। अगर मैं चाहता हूं ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाए तो HA स्ट्रांग होना चाहिए। किससे स्ट्रांग होना चाहिए, वाटर से स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, जितने भी एसिड हैं जो वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, वो इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाएंगे और फॉरवर्ड ले जाके एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे और ये सॉल्ट उसी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल एसिड which are stronger than water react with aqueous NaOH and form water soluble salt। क्या ऐसी बात मैं बोल सकता हूं? तो NaOH में कौन सॉल्यूबल है, NaOH में संसार के सारे एसिड सॉल्यूबल हैं। वो सारे एसिड सॉल्यूबल है जो क्या करेंगे, पानी से क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे। और अभी भी मैंने बताया था वाटर से तो सारे ही ज्यादा एसिडिक है, तो हम क्या इतने सारे एसिड याद रखेंगे क्या, नहीं, हम इतने सारे एसिड नहीं याद सर। नहीं कर सकते। तो हम क्या याद रखेंगे, पानी से कम एसिडिक कौन है, पानी से कम एसिडिक एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। ठीक है, और कौन है, अमाइंस है, और कौन है हमारे पास में, अल्कोहल है। ठीक है, ये सब के सब पानी से क्या है, कम एसिडिक है। तो ये हमारे पास में NaOH से रिएक्शन नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पे एक एल्केन अगर मैं रखता हूं, एल्केन NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एल्केन वीक एसिड है, वाटर मेरा स्ट्रांग है, ये इक्विलिब्रियम को क्या कर देगा, बैकवर्ड धकेल देगा। तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं तो सॉल्ट बनेगा ही नहीं, तो जब सॉल्ट बनेगा ही नहीं तो वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। तो NaOH में सॉल्युबल कौन है, अगर मुझे ये बोले एक्वस NaOH में सॉल्युबल कौन है, मैं कहूंगा बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है हमारे पास में, ये सारे कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल है। तो कह रहा है इन सबको हम याद नहीं रख सकते, तो याद किसको रख सकते हो, जो सॉल्युबल नहीं है उनको याद रख लो। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन ये हमारे पास में सॉल्युबल नहीं होते। 2010 जेई एडवांस का क्वेश्चन ये था हमारे पास में, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाइड टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। और ऐसा कह के उन्होंने बहुत सारे डायग्राम बना दिए। ठीक है, अभी जो बहुत सारे डायग्राम बना दिए, इन सारे डायग्राम के अंदर मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है एक्वस NaOH में सॉल्युबल कौन है। एग्जाम्पल में डिफरेंट हो सकता है, ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मोटिव सही होना चाहिए। तो मेरे पास में एक कंपाउंड ये ले लिया मैंने, एक कंपाउंड ये ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास में एक मान लीजिए मैंने MeCH2CH2 एंड OH ले लिया। ठीक है, एंड एक कंपाउंड ये ले लिया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड उन्होंने बना दिए। ठीक है, 8-9 कंपाउंड बना दिए और क्वेश्चन था एक्वस NaOH में कौन कौन सॉल्युबल है। ठीक है, तो एक्वस NaOH में कौन सॉल्युबल होता है, जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। तो कह रहा वाटर से तो बहुत ज्यादा एसिडिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक है। तो हमें क्या पता है, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो है, तो हमारे पास में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन में ये एल्कीन है, ये सॉल्युबल नहीं होगा। ये अल्काइन है, ये भी सॉल्युबल नहीं होगा। और कौन, अमाइंस एंड अल्कोहल। तो अमाइन तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है, अल्कोहल यहाँ पे दे रखा है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये भी पानी से कम एसिडिक है, ये वाटर से कम एसिडिक है, ये वाटर से कम एसिडिक है, ये वाटर से कम एसिडिक है। ठीक है, ये भी अल्कोहल है, ये भी वाटर से कम एसिडिक है। कह रहा है एक अल्कोहल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, वो कौन सा वाला होता है, वो मिथेनॉल होता है। तो मिथेनॉल तो दे नहीं रखा हमारे पास में। कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन भी होता है, वो हाइड्रोकार्बन भी नहीं दे रखा है, ये वाला हाइड्रोकार्बन जो हमने देखा था। ठीक है ना, तो ये भी नहीं दे रखा है। तो ये कंपाउंड हमारे पास में एक्वस NaOH में सॉल्युबल नहीं होंगे। फिर फिनॉल, हाँ फिनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, ये एक्वस NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड ये हो जाएगा। इसके बारे में हाँ कमेंट कीजिए ये होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। तो इंपॉर्टेंट चीज, एक फिनॉल होता है और एक अल्कोहल होता है। अगर एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्ट अगर हम लोग क्या करते हैं, OH को जोड़ते हैं, तब वो फिनॉल होता है। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, आई बात समझ में। और अगर ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है तो ये भी हमारे पास में NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। कह रहा है एक मिनट, अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली OH जोड़ो तो वो फिनॉल है,
एरोमेटिक रिंग के बीच में अगर आप हाइड्रोकार्बन ऐड कर दो एंड देन वो जोड़ो तो ये हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने एक लाइन में सीखा एक्वस NaOH में कौन कौन सॉल्यूबल है। कह रहा बहुत ज्यादा कंपाउंड है जो सॉल्यूबल है, तो कौन कौन सॉल्यूबल नहीं है ये बता दो ना। तो कौन कौन सॉल्यूबल नहीं है? हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अमाइंस। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन हो गया, अमाइंस हो गया, अल्कोहल हो गया। ये हमारे पास में क्या होंगे आपके इसमें एक्वस NaOH में सॉल्युबल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जब हमारे पास में पूछ लिया जाता है तो हम ऐसे मजाक मजाक में क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। तो लाइन क्या हो गई? एक्वस NaOH में कौन सॉल्युबल है? एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, all acids which are stronger than water react with aqueous NaOH and form water soluble salt which is dissolved in एक्वस मीडियम, जो कि एक्वस मीडियम में हमारे पास में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। और IIT JEE के इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। कह रहा बहुत बढ़िया, इसमें मुझे सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, बट आइडिया तो लगाना पड़ेगा। और वो आइडिया क्या है कि अगर आप वाटर को देखें, वाटर से ज्यादा एसिडिक मत देखें, वाटर से कम एसिडिक देखें, ब्लू कलर वाले वाटर से सारे के सारे कम एसिडिक है, ये NaOH में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास में आज एक ब्यूटेन है, ब्यूटेन में मैंने OH डाल दिया और मैं पूछ रहा हूं क्या ये एक्वस NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं होगा। ब्यूटीन है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं अल्काइन ले लूं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं किसी तरह का अल्कोहल ले लूं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास में सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं HF ले लूं, HCl ले लूं, HBr ले लूं, ये तो बहुत 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 ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है, ये तो होना ही है सॉल्युबल एक्वस NaOH के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर JEE एडवांस में अगर आ जाए तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। कह रहा ठीक है, सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, बट सीरीज का आइडिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो एक मिनट, इस सीरीज को मैं नए पेज पे फिर से क्या कर लेता हूं? आपके इसमें ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज हो गया। कॉपी किधर से होगा? इधर से कॉपी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? पेस्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। एक मिनट, पेस्ट, एक मिनट। अच्छा, उधर से पेस्ट नहीं होगा क्या? कॉपी नहीं हुआ क्या? सीरीज वापस लिखनी पड़ जाएगी तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अपन देख लेंगे वापस इसको, क्या करेंगे? बैक आके देख लेंगे। ठीक है, या इसी यहीं पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखा, वाटर। ठीक है, एक डिसाइडिंग फैक्टर निकला। क्या डिसाइडिंग फैक्टर निकला? इससे जितने भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है वो NaOH में सॉल्युबल है, और इससे जितने भी कम एसिडिक कंपाउंड है वो NaOH में सॉल्युबल नहीं है। ये हमें पता चल गया। ऐसा एक और डिसाइडिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और वो डिसाइडिंग फैक्टर है H2CO3। JEE में एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन NaOH सॉल्युबिलिटी एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबिलिटी पे पूछे गए। तो H2CO3 में सॉल्युबिलिटी हमें क्या करना है? चेक करना है। अब एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं एंड देन यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज, NaOH में सॉल्युबिलिटी समझ में आया। सेकंड आता है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबिलिटी। एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में हमारे पास में NaHCO3 होता है, ये एज ए बेस की तरह काम में लेते हैं। HCO3 माइनस बेस है, इसमें हम लोग एक एसिड मिलाते हैं HA, एसिड यहां पे प्रोटोनेशन करता है और H2CO3 बनाता है, और साथ में बनाता है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, हमारे पास में फॉरवर्ड रिएक्शन का एसिड, ये एसिड 1 है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का एसिड, ये एसिड 2 है। अगेन दो सांड हमारे पास में बिड़ गए, ये सांड और ये भी सांड बिड़ गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाना है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, दैट मींस ये वाला क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, ये वाला वीक होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, वो सारे एसिड जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड है, all acids which are stronger than H2CO3 readily react with aqueous sodium bicarbonate and form water soluble salt। water soluble salt बनाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और वो मीडियम में क्या हो जाएगा? इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं तो बिल्कुल आसान काम हो गया, बिल्कुल आसान काम हो गया। तो आप देख सकते हैं H2CO3 इस जगह पे आ रहा है। ठीक है,
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा है ये कहाँ आ रहा है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। इससे पहले वाले जो कंपाउंड होंगे वो सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे आ गया सीरीज के, लगभग हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर आपको सॉल्युबिलिटी देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो हम बोलेंगे वो सारे एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, पिछली रिएक्शन और इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, H2CO3 जो होता है उसका डायग्राम ऐसा होता है, OH C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये जो प्रोडक्ट बनता है, अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया, देखना इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड गया, H2CO3 बनाएगा, एक ही कार्बन पे दो OH होंगे। जब भी एक ही कार्बन पे दो OH होते हैं, कंपाउंड हमारे पास में क्या करता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता है, ठीक है। यहां से वाटर निकलेगा और कौन सी गैस लिबरेट करेगा, CO2 गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। दैट मीन्स अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड गई, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट तो बनेगा, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनने के साथ साथ और क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा H2CO3 जो कि अनस्टेबल है। कोका कोला में क्या होता है, ये तो मिला हुआ होता है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब हम इसको शेक करते हैं तो क्या होता है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आते हैं, बबल्स आते हैं। क्यों बबल्स आते हैं, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। कौन सी गैस देता है, CO2 गैस क्या करता है, लिबरेट करता है। तो मैं एक बात और बोल सकता हूं, ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, ये जितने भी एसिड है, अगर हम इनको सोडियम बाइकार्बोनेट में ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाएंगे, तो ये H2CO3 बनाएंगे, तो CO2 गैस क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। तो एक मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस कौन लिबरेट करता है, मैं बोलूंगा वो सारे एसिड जो H2CO3 से क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, H2CO3 बनाता है, CO2 गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। इस वजह से ये सारे एसिड तो CO2 लिबरेट करेंगे। ये जो एक पहले वाला कंपाउंड है, नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये H2CO3 से कम एसिडिक होता है, ठीक है। तो कम एसिडिक होने का ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा सा अंतर होता है इन दोनों के बीच में, ये थोड़ा सा वीक है। अगर थोड़ा सा वीक है तो ये कुछ इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाता है, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा भी इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड चला गया तो उस कंडीशन में H2CO3 बनेगा। H2CO3 बन गया तो CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी तो ये हमारे पास में रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाएगी, लौट के पीछे आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहां से मीडियम में ये क्या हो गया, आपस में गायब हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पैरा नाइट्रोफिनॉल and more acidic compound, para-nitrophenol and more acidic compound readily liberates CO2 gas on reaction with aqueous sodium bicarbonate। तो ये वीक है फिर भी करेगा, बिल्कुल, ये एक वीक होते हुए भी यहाँ पे क्या करेगा, CO2 गैस क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा, और हमारे पास में क्या कर देगा, वाटर सॉल्युबल क्या कर लेगा, सॉल्ट बना लेगा। पिछली बार कोई गैस नहीं बन रही थी, पिछली बार वाटर बन रहा था, इस बार H2CO3 बन रहा है जो आगे जाके गैस बन रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड चला गया तो पूरी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जेई में क्वेश्चन आ रखा है, उन्होंने फिनॉल दिया था, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, 4 ऑप्शन दे दिए थे, बहुत पहले आया था, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 2003, 4, 5 के आसपास आया था, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। तो हम कहेंगे ये वाला वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा। तो कह रहे हैं यहां पे फिर मेरे को बहुत सारी सीरीज याद करने की जरूरत है नहीं, एक लाइन बोलो, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मोर एसिडिक कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट चीज है, पैरा नाइट्रोफिनॉल से पहले कौन है, फिनॉल है, इसके बाद में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, HX है, स्क्वेरिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ये सब है, ठीक है। तो जेई में अगला क्वेश्चन कैसा आया, अगला क्वेश्चन इस तरह का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, इधर उन्होंने लगाया COOH ग्रुप, इधर लगाया उन्होंने SO3H ग्रुप, और यहां दे दिया सोडियम बाइकार्बोनेट 14। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। गैस लिबरेटेड कौन सा गैस है आपको ये पहचानना, ए ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन SO2, सी ऑप्शन SO3, डी ऑप्शन CO2 14, ठीक है। कौन सा गैस लिबरेट होगा यहां पे आपको ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग क्या करते हैं आपके इसमें गैस करते हैं, ठीक है, तुक्के मारते हैं, वो यहाँ पे सब खत्म हो गए। तुक्के मारने वाले क्या करेंगे, अच्छा इधर SO2 है,
SO3 है तो SO2 निकला होगा, या SO3 है तो SO3 निकला होगा, और उनको -1 मिल गया, ठीक है। ये रिएक्शन अगर प्रोसीड हुआ होगा COH एंड SO3H, दोनों ही ग्रुप पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। मैंने बताया था COH ग्रुप होता है वो 2 नाइट्रो के बराबर एसिडिक होता है, 2 नाइट्रो के बराबर COH एसिडिक, और SO3H तो और भी ज्यादा एसिडिक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, SO3H पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर उसके बाद में COH भी इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास में सॉल्ट क्या बनेगा, SO3Na अगर 2 मोल हुआ तो दोनों प्रोटोनेट करेंगे, 1 मोल हुआ तो सिर्फ SO3 प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा तो H2CO3 बनेगा, और H2CO3 अगर बनेगा तो वो H2O एंड CO2 में ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स ओनली CO2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। 1 एंड मोर देन 1 चॉइस में ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था। अब 1 एंड मोर देन 1 के अंदर बच्चा ये सोचता है कि अरे एक से ज्यादा हमारे पास में आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ना ऐसा नहीं है, या ओनली CO2 क्या होगा आपका इसमें, लिबरेट होगा। कह रहा बहुत अच्छा है, हमने यहाँ पे क्या किया आपका इसमें सीखा, क्या सीखा, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से ऑल एसिड्स रिएक्ट करते हैं। कौन से एसिड रिएक्ट करते हैं, जो पैरानाइट्रोफिनॉल खुद और उससे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल भी यहाँ पे चलेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल भी चलेगा यहाँ पे, एंड कौन चलेगा, उससे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे 1 मिनट, यहाँ पे हमने अगर इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड अगर बना दिए, ठीक है, जैसे मान लो ये फिनॉल बना दिया, ठीक है, फिर हमने एक अल्कोहल बना दिया, फिर एक SO3H बना दिया, एक अल्काइन बना दिया, एक एल्कीन बना दिया, एक एल्केन बना दिया, इस तरह से बनाते गए, एक अमाइन बना दिया, ठीक है, कुछ भी आपने बना दिया, ठीक है। और अगर आपने, या मान लो आपने क्या कर दिया यहाँ पे इस जगह पे आपने वही वाला कंपाउंड, इस तरह से आपने ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड आप बनाते गए, ठीक है। इधर आपने फिर से क्या कर लिया आपके इसमें, ये बना दिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक्वस NaHCO3 से, ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बनाएंगे, एज वेल एज CO2 गैस क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, तो हमें पता है पैरानाइट्रोफिनॉल होना चाहिए, पैरानाइट्रोफिनॉल, और उससे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो फिनॉल, फिनॉल तो कम एसिडिक होगा, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, उसमें तो -R ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, ये नहीं चलेगा। अल्कोहल भी यहाँ पे नहीं चलेगा, हाँ ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड बहुत बहुत ज्यादा एसिडिक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो चलना ही नहीं है, एल्केन एल्कीन अल्काइन आना ही नहीं है। जब फिनॉल ही नहीं चल रहा है तो ये अल्कोहल, अल्कोहल बिल्कुल नहीं चलेगा, ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन, ये भी नहीं चलेगा। केवल एक कंपाउंड है जो यहाँ पे क्या करेगा, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करेगा, प्रोटोनेशन, और क्या बनाएगा, H2CO3, जो आगे टूट जाएगा H2O में, और किस में टूट जाएगा, CO2 में ब्रेक हो जाएगा, और CO2 गैस क्या कर लेगा, लिबरेट कर देगा। कह रहा बहुत अच्छा है, हमने यहाँ पे सारी चीज सीख लिया। लेकिन ये तो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर मैं इसी में पूछूं एक्वस NaOH होता, तो एक्वस NaOH तो फिनॉल भी आ जाता फिर हमारे पास में, क्योंकि अब मेरे को यस वाटर सर। के कंपैरिजन में देखना है, आई बात समझ में। तब फिनॉल भी आ जाता, SO3H भी आ जाता, और कुछ नहीं आता, तब हमारे पास में आंसर 2 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा बहुत बढ़िया, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, मान लो ये मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे ए देव दिख रहा है, ठीक है, मैंने ए देव को कहा कि आप लैब जाओ, ठीक है, और लैब जाके फिनॉल और क्या करो, बेंजोइक एसिड लेके आओ, ठीक है। ए देव लैब गए, लैब जाके इन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, मान लो बीकर लिया, ठीक है, और बीकर में डाला फिनॉल डाला, ठीक है, इन्होंने फिनॉल ऐड कर दिया, फिर इन्होंने उसी बीकर के अंदर क्या कर दिया, बेंजोइक एसिड भी ऐड कर दिया। कह रहा टीचर ने बोला था फिनॉल लाना है, बेंजोइक एसिड लाना है, अलग अलग लाना है, ऐसा थोड़ी बोला था, ठीक है। चलो टीचर के साथ में मजाक करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, दोनों को अच्छे से एक ही कंटेनर के अंदर मिक्स किया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, ठीक है, एंड देन अच्छे से मिक्स करके ला के मेरे सामने रख दिया। लो फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड आपने मंगवाया था, मैं ले आया, हिम्मत हो तो अलग कर लो, ठीक है।
ये प्रोसेस कहलाएगा सेपरेशन। जब आपको दो कंपाउंड का मिक्सचर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जेई एडवांस का जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको नॉलेज दिया उसके बेसिस पे अब मैंने एक बाइनरी सॉल्यूशन दिया है, इस बाइनरी सॉल्यूशन को सेपरेट कैसे करेंगे मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक के कंपाउंड जो होते हैं वो ईथर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक मिक्सचर लेके आया, मैं इनको क्या करूंगा, इसमें ईथर डालूंगा, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट। और ईथर के अंदर हमारे पास में ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये मेरे पास में फिनॉल डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास में बेंजोइक डिसॉल्व हो जाए, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा। किस में डिसॉल्व हो गए, ईथर में डिसॉल्व हो गए, कह रहा बहुत बढ़िया। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें वाटर ऐड करूंगा। वाटर और ईथर आपस में मिसिबल नहीं होते हैं, तो दो लेयर बन जाएगी, कह रहा बहुत बढ़िया, दो लेयर बन जाएगी, बना लेते हैं दो लेयर, ठीक है। तो मेरे पास में दो डिफरेंट लेयर बन जाएगी। जैसे कभी आप लोग एक एक्सपेरिमेंट घर पे कीजिएगा, पानी में आप ऑयल डालना, ठीक है। पानी में अगर आप ऑयल डालोगे, हेयर ऑयल डाल दो, कोकोनट ऑयल डाल दो, ठीक है, तो आपको दो डिफरेंट लेयर दिखाई देगी। पानी कहाँ होगा और हेयर ऑयल कहाँ होगा, तो अगर आप देखोगे हेयर ऑयल ऊपर होगा और पानी नीचे होगा, ठीक है। इसी तरीके से ईथर भी वाटर की तुलना में डेंसिटी में हल्का होता है, तो ईथर का लेयर ऊपर बनेगा, ईथर का लेयर ऊपर बनेगा, पानी का लेयर नीचे बनेगा, ठीक है। अभी भी दोनों कंपाउंड ईथर में ही डिसॉल्व रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड कर दूं, सिर्फ वाटर ऐड नहीं करूं, वाटर के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड कर दूं, सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्शन करेगा भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मोर एसिडिक कंपाउंड। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल से फिनॉल, फिनॉल कम एसिडिक है, फिनॉल रिएक्शन करने वाला नहीं है, कौन रिएक्शन करेगा, बेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा। क्या कर देगा, इसका प्रोटोनेशन कर देगा, प्रोटोनेशन करके H2CO3 बनाएगा, गैस लिबरेट होगी, एक बनेगा H2O और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। साथ में क्या होगा, यहां से H प्लस जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। आपने क्या बोला, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल ये जो सॉल्ट बन जाएगा, ये अब ईथर में थोड़ी रहेगा, ये कहां माइग्रेट करेगा, एक्वस लेयर में माइग्रेट करेगा। ये सॉल्ट है और वाटर पोलर है, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है। तो हमारा बेंजोएट आयन कहां माइग्रेट कर जाएगा, बेंजोएट आयन एक्वस लेयर में चला जाएगा, फिनॉल हमारे पास में ऊपर वाली लेयर में रह जाएगा क्योंकि उसका सॉल्ट नहीं बना है, ठीक है। तो ईथर में मेरा फिनॉल रह जाएगा, बेंजोएट आयन मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में वाटर की लेयर में चला जाएगा। मैंने दो लेयर बनाई, दो लेयर बनाई और दो कंपाउंड को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। कह रहा है अभी सेपरेट थोड़ी हुआ है, अभी तो दो अलग अलग लेयर में पड़े हुए कंपाउंड है, अब इनको कैसे सेपरेट करें, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, घर में चाय बनती है, ठीक है, टी बनती है, तो हम उसको क्या करते हैं, छलनी से छान लेते हैं। फिल्ट्रेशन हमेशा सॉलिड और लिक्विड का किया जाता है, दो लिक्विड को फिल्ट्रेट नहीं करते हैं। जेई मेंस में क्वेश्चन आया, हमारे पास में दो लेयर्स बनी हुई है, उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज में लेंगे, सेपरेटिंग फनल यूज में लेंगे। सेपरेटिंग फनल को जिस तरह का ग्लास का बना हुआ हमारे पास में एक क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, जिसमें यहाँ पे एक टैप, एक मिनट बना देते हैं, टैप लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा मिक्सचर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें दो लेयर्स क्या होगी, दिखाई देगी। नीचे वाली लेयर एक्वस है, ऊपर वाली लेयर ईथर की हमारे पास में लेयर है। अब हम एक यहाँ पे बीकर रखेंगे, टैप को ओपन करेंगे, पहले एक्वस लेयर को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये आएगा टैप को वापस बंद कर लेंगे, फिर दूसरा बीकर लेंगे, उसमें ईथर लेयर को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। टू लेयर्स एज वेल एज टू कंपाउंड्स हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। इस तरीके से दो लेयर्स बना के दो कंपाउंड को सेपरेट करने का जो तरीका होता है, इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। और इस एक्सट्रैक्शन में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के नॉलेज के बेसिस पे, फिनॉल कम एसिडिक है, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, किससे, H2CO3 से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अगर मैंने गलती से यहां पे वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे NaOH डाल दिया होता तो सेपरेशन होता क्या, तो सेपरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, इस कंडीशन में क्या हो जाता,
NaOH से COH भी रिएक्शन करता और फिनॉल भी रिएक्शन करता। क्यों? अब मेरे को वाटर से ज्यादा एसिडिक कंपाउंड चाहिए, वाटर से ज्यादा एसिडिक फिनॉल भी होता है और बेंजोइक एसिड भी होता है, तो इसका भी सॉल्ट बन जाता और इसका भी सॉल्ट बन जाता, और दोनों सॉल्ट बन जाते तो दोनों सॉल्ट एक्वस लेयर में आ जाते, दोनों सॉल्ट एक्वस लेयर में आ जाते, तो फिर मैं लेयर अलग करता तो भी कंपाउंड अलग नहीं होते। तो मुझे नॉलेज होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का, और एक्वस NaOH में कौन कौन सॉल्यूबल है इसका नॉलेज होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन कौन सॉल्यूबल है इसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज NaOH में कौन कौन सॉल्यूबल है, संसार के सारे कंपाउंड, ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा, वाटर, वाटर से जितने भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होंगे वो सब के सब NaOH में सॉल्यूबल होंगे। तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी सीरीज है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, वाटर से कम एसिडिक कौन है इसे क्या करना है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन आता है, वाटर से कम एसिडिक के अंदर हमारे पास में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अमाइंस, एल्कोहल, ये हमारे पास में आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन सारे सारे आ जाएंगे, बस एक हाइड्रोकार्बन को छोड़ के और एक अल्कोहल को छोड़ के बाकी सारे के सारे आ जाएंगे, जो कि NaOH में सॉल्यूबल होने वाले नहीं है। बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, NaOH में सॉल्यूबल हो जाएंगे। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन कौन सॉल्यूबल है, तो मैं एक बात बोलूंगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल खुद और उससे जितने भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है वो सब के सब क्या होंगे आपके इसमें एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। तो हमने दो क्वेश्चन जेई एडवांस के कर लिए। पहला क्वेश्चन था हमारे पास में, एक दो नहीं तीन क्वेश्चन कर लिए, एक्वस NaOH में कौन कौन सॉल्यूबल है ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया। फिर फिनॉल और बेंजोइक एसिड को कैसे सेपरेट करोगे हमने ये देख लिया। तीसरा क्वेश्चन जेई ने ये पूछा मोर देन वन चॉइस का, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, उन्होंने पेयर ऑफ कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है, और उस पेयर ऑफ कंपाउंड के अंदर इस तरीके से पेयर ऑफ कंपाउंड बना के दे दिए। आप जेई एडवांस के ओल्ड क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में पेयर ऑफ कंपाउंड है, COOH है, और यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पे COOH है एंड फिनॉल है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन उन्होंने दे दिया SO3H है एंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में उन्होंने पेयर ऑफ क्या दे दिए, कंपाउंड दे दिए। और ये पूछा बाइनरी सॉल्यूशन का मिक्सचर दे रहा हूं मैं, 4 मिक्सचर दे रहा हूं, ठीक है। ये NaOH से भी सेपरेट हो जाना चाहिए एंड सोडियम बाइकार्बोनेट से भी सेपरेट हो जाना चाहिए। ऐसा कौन कौन सा पेयर है, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आइडेंटिफाई पेयर्स विच आर सेपरेटेड बाय एक्वस NaOH एज वेल एज एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों से सेपरेट हो जाए, ऐसा कौन कौन है। क्या आपको लगता है फर्स्ट पेयर होगा क्या? यस सर। फर्स्ट पेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फर्स्ट पेयर? फर्स्ट पेयर NaOH से तो हो जाएगा, मैं अगर इसमें NaOH डालूंगा इसका सॉल्ट बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, तो ये एक्वस लेयर में जाएगा, ये ईथर की लेयर में जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से दोनों ही रिएक्शन नहीं करेंगे, फिनॉल भी नहीं करता है, अल्कोहल भी नहीं करता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से सेपरेट नहीं होगा, मतलब ये आंसर हमारा होने वाला नहीं है, ठीक है, ये आंसर कैंसिल हुआ। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम लोग जाएं, NaOH में क्या होगा, NaOH में बेंजोइक एसिड सॉल्ट बना लेगा, ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, ठीक है। फिनॉल तब होता है जब ये एरोमेटिक रिंग पे अटैच होता है, ठीक है। तो NaOH में ये सॉल्ट बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे, ये एक्वस लेयर में जाएगा, ये ईथर लेयर में जाएगा, दो लेयर बनाएंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट में भी ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल होने वाला नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। कैलकाटा ऑप्शन NaOH में फेल हो जाएगा, NaOH में दोनों सॉल्ट बना लेंगे, तो कैलकाटा ऑप्शन नहीं आएगा। दिल्ली ऑप्शन चल जाएगा, दिल्ली ऑप्शन NaOH में ये सॉल्ट बना लेगा, ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये अल्कोहल है। सोडियम बाइकार्बोनेट में भी ये सॉल्ट बना लेगा, ये नहीं बनाएगा। दैट मींस बी एंड डी दो ऑप्शन है जिनको हम लोग NaOH एज वेल एज एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दैट मींस आज हमने यहाँ पे सीखा एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो लेयर्स बनाते हैं और दो लेयर बना के दो कंपाउंड्स को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इसमें हम लोग
ईथर या ऑर्गेनिक लेयर लेते हैं और एक्वस लेयर लेते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक लेयर जो होती है वो ऊपर की तरफ बनती है, मोस्टली, मैंने नहीं कहा ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर की तुलना में हल्के होते हैं, डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर लेयर बनाएंगे। वाटर की लेयर क्या बनेगी, नीचे बनेगी। वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो जैसे ही सॉल्ट बनेगा सॉल्ट एक्वस लेयर में जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा वो कहाँ रहेगा, ईथर की लेयर में रहेगा। हम दो कंपाउंड को दो लेयर में बेच के उनको सेपरेटिंग फनल से क्या करेंगे, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्या है बात क्लियर है? तो हम इस तरह से पूरा डिटेल के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस के बता दिए, और इसमें इंपॉर्टेंट था ये सीरीज का आइडिया होना चाहिए। हो सके तो याद कर लो, ना हो सके तो कम से कम आइडिया तो होना चाहिए। आइडिया में क्या होना चाहिए, आइडिया में ये होना चाहिए कि वाटर से कम एसिडिक, ध्यान रखो, ठीक है। H2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्शन करता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल से रिएक्शन करता है, और उससे जितने भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है उन सबसे ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। पैरा, बहुत अच्छा, हमने आराम से क्या कर लिया, सीख लिया, ठीक है। तो सारी बात अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, अच्छे से क्या कर लिया, देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि हम और बहुत सारे कंपाउंड का H निकालना चाहते हैं, एक्चुअली NaOH। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई आज यहाँ पे ये सीरीज आपके पास में लिखी हुई, अगर मुझे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, मेरे पास में ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, अल्काइन का ये वाला H निकालना है, ठीक है। क्या मैं NaOH ले लूं, क्या NaOH चल जाएगा क्या? अगर मैं NaOH लूंगा तो सामने वाटर मिलेगा, वाटर में और अल्काइन में, बताओ भाई, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होने वाली नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, NaOH तो यहां काम आएगा नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले ले क्या? जब NaOH से ही नहीं निकल रहा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से निकलने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो H2CO3 बनेगा, वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ही लेकर आएगा। तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का H कैसे निकालें? तो ट्रिपल बॉन्ड का H निकालने के लिए हम जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं NaNH2 यूज लेते हैं। अब बताओ NaNH2 क्यों यूज में लिया, ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है। ये अपना H निकालेगा, H इसको डोनेट करेगा, अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया और ट्रिपल बॉन्ड में, आप खुद देखो, अमोनिया और ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कौन सी तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और हमारा सॉल्ट क्या होगा आपका इसमें, बन जाएगा। जेई एडवांस में कई बार ट्रिपल बॉन्ड का H निकाला जाता है। अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड का टर्मिनल वाला H अगर एलिमिनेट आउट करना है तो NaOH नहीं लगेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लगेगा, यहाँ कौन लगेगा बेटा, NaNH2। तब आप बताओ NaNH2 से कौन रिएक्शन करता है? मैं कहूंगा वो सारे कंपाउंड जो अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होते हैं, और अमोनिया से तो सारे ही ज्यादा एसिडिक है। अल्काइन भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। केवल एल्केन और एल्कीन नहीं आएगा। दैट मीन्स NaNH2 अगर मैं इस एल्कीन पे ऐड कर दूं NaNH2, मैं बोलूंगा नो रिएक्शन, लेकिन अगर मैं अल्काइन पे ऐड कर दूं तो अल्काइन पे ऐड कर दूंगा तो NaNH2 इस जगह से एक्टिव H को ट्रैप करके अमोनिया गैस क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। कह रहा बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छे से सारी चीज सीख ली। तो आप इस पूरी सीरीज में आप करते क्या हो, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हो, पोजीशन पर बेस बनाते हो। यहां आपने बेस बनाया NaNH2 जो किसी एसिड का H गेन करेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। तो वो एसिड क्या होना चाहिए, ये वाला एसिड क्या होना चाहिए, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? फिर आपने क्या किया, इस जगह पे एक बेस बनाया। क्या बेस बनाया, NaOH बनाया। NaOH बनाया, वो भी क्या करेगा, किसी एसिड का H निकालेगा, और सामने क्या बनाएगा, सामने वाटर बनाएगा। ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कब जाएगा, जब मेरा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। किससे स्ट्रॉन्गर होगा, वाटर से स्ट्रॉन्गर होगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, अदरवाइज ये फॉरवर्ड जाने वाला नहीं है। कह रहा बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आया। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एसिड बनाया, बट इसने क्या किया, एक पीछे वाले कंपाउंड से भी रिएक्शन की, क्योंकि यहाँ एक गैसियस प्रोडक्ट क्या निकल जाता है, CO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो हमने बोला पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मोर एसिडिक कंपाउंड यहाँ पे क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बड़ा सीधा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ठीक है। अगर मुझे आज, इसी को हटा देते हैं, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एसिटेट आयन दे रखा है, MeCOO माइनस एंड Na प्लस, एसिटेट आयन दे रखा है, इसमें फिनॉल डाल दूं तो क्या इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा क्या? एसिटेट आयन में फिनॉल डाल दिया तो कह रहा है ये इधर से H ले लेगा,
और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी या नहीं होगी? सोच के बताना। ये नहीं होगी COH बन सर। गया और ये फिनॉक्साइड बन गया। कह रहा हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? ये नहीं सर, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, फिनॉल कंपैरेटिवली वीकर एसिड है। ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड जाने वाला नहीं है। तो हमने एक बड़ी सीधी सिंपल सी रिएक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से बहुत सारी बातों को क्या कर लिया, देख लिया। मुझे ये पूरी सीरीज याद है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आइडिया लगाने की जरूरत है। तो कह रहा है ठीक है, हमने NaNH2 ले लिया, क्या हम NaH भी ले सकते हैं क्या? कह रहा हाँ, NH भी ले सकते हैं। NH लेंगे तो क्या होगा? NH लेंगे तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। NH क्या करेगा? तो NaH अगर मैंने यूज में लिया, ठीक है, NaH रिएक्शन विद NaH, इधर में मैंने कोई एसिड डाल दिया, ये इसका प्रोटोनेशन करेगा, H2 गैस क्या होगी इसमें रिलीज होगी, और साथ में बनेगा सॉल्ट बनेगा। कह रहा बहुत बढ़िया। H2 से जितने भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर हमारा एसिड H2 से ज्यादा एसिडिक है, कह रहा है सारे ही आ जाएंगे ऑलमोस्ट। H2 से कम कौन है? एल्केन और एल्कीन है बस। बाकी सब, बाकी सारे, इवन अमाइंस भी आ जाएंगे यहाँ पे, अमाइन और अमोनिया भी आ जाएंगे, ठीक है। तो NaH से कौन कौन रिएक्ट करेगा? अगर आज आपको क्वेश्चन पूछे, ये एल्केन, ये एल्कीन, ये अल्काइन, ठीक है, और इवन मैं आपका इसमें एक अमाइन भी दे दूं, और अब मैं बोलूं मेरे पास में NaH है, NaH से रिएक्शन करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं अल्कोहल का मॉलिक्यूल भी दे दूं, एल्केन रिएक्शन नहीं करेगा, एल्कीन रिएक्शन नहीं करेगा, अल्काइन वाला ये H रिएक्शन कर जाएगा, अमाइन वाला रिएक्शन कर जाएगा, फिनॉल वाला क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। क्या है बात क्लियर है? तो हमारे पास में NaH से कौन कौन रिएक्शन करता है, हमने ये भी अच्छे से क्या कर लिया आपके इसमें देख लिया। वो सारे कंपाउंड जो H2 से ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो सब के सब क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं। एक्वस NaOH, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, NaNH2, ठीक है, ये हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हमें रेंज ज्यादा मिले, ठीक है। रेंज ज्यादा मिलेगी क्या? बिल्कुल। अमोनिया से ज्यादा एसिडिक, कह रहा बहुत लंबी रेंज मिल जाएगी, सारे ही कंपाउंड क्या करेंगे, NaNH2 से रिएक्शन कर लेंगे। कह रहा और लंबी रेंज चाहिए तो, और लंबी रेंज चाहिए तो एक स्टेप और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओगे तो क्या मिलेगा, NaH मिलेगा। तो NaH से कौन रिएक्ट करते हैं? ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन H2, ये सब के सब यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो कह रहा है सोडियम मेटल से कौन रिएक्शन करता है? सोडियम मेटल नाम सुना है आपने? ठीक है, तो सोडियम मेटल को पानी में डालते हो आग लग जाती है, सुना है ना आपने? ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैंने किसी एसिड को सोडियम से रिएक्शन कराया, तो ये रिएक्शन क्या होगा, एसिड अपना H+ देगा, सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, H डॉट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, Na+ और A- बन जाएगा, ठीक है। ये जो H डॉट होगा, H डॉट मिल के कौन सी गैस लिबरेट कर देगा, H2। ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जा सकती है जब मेरा एसिड स्ट्रॉन्गर हो। किससे स्ट्रॉन्गर हो? H2 से स्ट्रॉन्गर हो। दैट मीन्स ये सारे कंपाउंड जो H2 से ज्यादा एसिडिक है, कह रहा ऑलमोस्ट सारे ही आ गए, ठीक है, वो सब सोडियम मेटल से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। ये थोड़ी कम करता है क्योंकि बिल्कुल पास में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हमारे पास रिएक्शन बढ़ती जाएगी। अल्काइन का H, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के H। तो अगर मुझे कोई आज ये पूछे कि अगर Me C ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर हम लोग सोडियम मेटल डालें, ठीक है, तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा Me C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ का सॉल्ट बनेगा, और हाफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। और अगर मैं इंटरनल अल्काइन ले लूं और उसमें सोडियम डालूं तो H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। कह रहा है इधर लिबरेट होगी, इधर नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमारे पास में टर्मिनल वाला H है, और इधर इधर एल्केन वाला H है। ये जो H है ये एल्केन का H है, ठीक है। एल्केन का H हमारे पास में रिएक्शन नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का H रिएक्शन करेगा। दैट मीन्स अगर तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन दे रखा है, अगर आप सोडियम ऐड करोगे, यहाँ एक कलरलेस गैस लिबरेट होगी, और इस कलरलेस गैस के पास में अगर आप लाइटर अगर लेके आओगे तो ये क्या करेगा आपका इसमें थोड़ा सा मतलब, और इसको क्या करेगा, इग्नाइट ज्यादा करेगा, क्योंकि फायर कैप्चर करता है, ठीक है,
थोड़ी थोड़ी गैस लिबरेट हो तभी लाना चाहिए लाइटर, ऐसे एकदम से नहीं लाते, ठीक है। लेकिन यहाँ वो इग्नाइट नहीं करेगा। ऐसे में टर्मिनल और इंटरनल अल्काइंस की क्या कर सकता हूँ, पहचान कर सकता हूँ। इस पे भी जेई एडवांस में क्वेश्चन बन चुका है। आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जनरल सीरीज को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो मेरे पास में एक जनरल एसिड की क्या थी, सीरीज थी, इसको हमने पूरा डिटेल में अच्छे से क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर लिया है। वाटर हमने एक जगह पे पड़ाव देखा, एक जगह पे हमने H2CO3 देखा, और फिर हम लोग बैकवर्ड गए तो हमें NaH भी मिला और NaNH2 भी मिला। ट्रिपल बॉन्ड का H रिमूव करने के लिए हम ऑलवेज NaNH2 का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बड़े आराम से हम सारी चीज कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्क्वेरिक एसिड क्या होता है, बहुत तगड़ा एसिड होता है, ये सबसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मजाक क्या करते हैं, मजाक ऐसा कर देते हैं, कई बार हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसमें मजाक ऐसा कर लेते हैं, कई बार तो ऐसे स्क्वेरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा स्क्वेरिक एसिड है जिसको हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। इसमें अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगा, कह रहा बहुत तगड़ा एसिड है, प्रोटोनेशन कर देगा इसका, H2CO3 बना देगा, CO2 NH2O बन जाएगा, इधर CO2 और इधर H2O बन जाएगा। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, OH OH डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बना देते हैं और यहां लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट्स जल्दबाजी के चक्कर में इसको गलत कर देते हैं, वो कहते हैं ये स्क्वेरिक एसिड है। अब ये स्क्वेरिक एसिड नहीं है। स्क्वेरिक एसिड में कल मैंने पूरा बताया था, 2H को रिमूव करता है, फिर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के क्लोज लूप की वजह से यहाँ पर रिंग एरोमेटिक हो जाती है, याद आया। यहाँ वो पाई बॉन्ड ही नहीं है, अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो ये सिंपल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और अगर ये सिंपल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है तो सिंपल अल्कोहल तो NaOH से भी रिएक्शन नहीं करते, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से तो रिएक्शन करने वाले बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऑलवेज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आपको ऑलवेज डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है। कई बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट, टॉपर्स, इवन रैंकर्स जो होते हैं, उनसे इस तरह की क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। कभी उनको एक सिंपल सा रिएजेंट नहीं दिखता, R रिएजेंट नहीं दिखता, कभी उनको कुछ छोटी छोटी चीज नहीं दिखती जल्दी जल्दी के अंदर, सिर्फ एक बॉन्ड ही तो है, उस बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर रहा है, और वो बॉन्ड लगा दिया तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हमने पूरा डिटेल के अंदर क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। तो यहां मैं कहूंगा हमने पूरा डिटेल में एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर लिया, अच्छे से क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है, मुझे कुछ ट्रैवल करना है, इस वजह से क्लास नहीं रहेगी। मैं एक असाइनमेंट आपको क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, उस असाइनमेंट को आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उस असाइनमेंट को आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। हम आगे मिलेंगे। तो यहां तक मैंने एसिड बता दिया आप लोगों को, एसिड क्या होता है। असाइनमेंट आपको शेयर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट कीजिएगा। और जीओसी में अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, आपके पास में जो भी नोट्स हैं, उन नोट्स को क्या करें, अच्छे से पढ़े। जीओसी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीटली जीओसी पे टिका हुआ है। कैटायन का स्टेबिलिटी, एनायन का स्टेबिलिटी, रेडिकल का स्टेबिलिटी, ये सब हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी है, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेक होंगे, इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से हम लोग रेट को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, कौन सा स्पीड फास्ट होगा, कौन सा स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, ये देखेंगे, ठीक है। बस जाते जाते एक बात बोलूंगा, एसिड हमने पढ़ लिया, तो बेस क्या होता है ये भी बता दो। एसिड हमने बोला था हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से बॉन्ड ब्रेक करने की एबिलिटी था। बेस इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने का एबिलिटी, ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। हमने बेस के बारे में बात नहीं की थी मेरे ख्याल से, है ना। डिफरेंट डिफरेंट बैच लेते हैं, मुझे याद नहीं है, मेरे को जहां तक याद है हमने बेस के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का एबिलिटी, ये क्या कहलाता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ कहलाता है, और ये भी एक इक्विलिब्रियम पे होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को ऑलवेज केबी वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, और केबी का वैल्यू होता है केबी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड क्या हो गया, H प्लस। ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग बनेगा, जितना स्ट्रांग बनेगा उतना ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना ही केबी का वैल्यू बढ़ेगा, और केबी का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारे बेस की बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स अच्छा बेस कौन होता है, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छी करे और स्ट्रांग बॉन्ड बनाए, ठीक है।
तो पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आए OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस एंड TEH माइनस, बताओ भाई अच्छा बेस कौन है? मैं बोलूंगा OH माइनस अच्छा बेस है, बिकॉज इसमें 2p ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है। TEH माइनस हमारे पास में बेकार बेस है, क्योंकि यहाँ पे 3p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ हो या बेसिक स्ट्रेंथ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि लोन पे डोनेट करने की एबिलिटी को बेस बोलेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में जब कोई एनायन डोनेट करता है हम इसको बेस बोलते हैं, और हाइड्रोजन के 1s के अलावा किसी दूसरे p ऑर्बिटल में, किसी वैकेंट d ऑर्बिटल में, किसी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर ये डोनेट करता है तब हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहा जाता है। यानी लोन पे डोनेट करने का एबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ भी होता है और लोन पे डोनेट करने का एबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होता है, जिससे हम 12th क्लास के अंदर क्या करेंगे, पूरा डिटेल के अंदर क्या करेंगे, या और आगे अपन क्या करेंगे, अच्छे से जब क्या करेंगे पढ़ेंगे, उससे हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज इनटू 1s ऑर्बिटल ऑफ क्या हो गया आपके इसमें H प्लस आयन इज नोन एज बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, विद द इंक्रीज इन ऑर्बिटल साइज, अगर आप ऑर्बिटल साइज, ऑर्बिटल एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका इसमें, डिक्रीज हो जाएगा। अब इतने सारे एलिमेंट मेरे पास तो ऑर्गेनिक के अंदर है नहीं, हमारे सिलेबस के अंदर अमाइन है, तो मुझे बार बार डिफरेंट डिफरेंट क्या करना पड़ेगा, अमाइंस की मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। तो हर बार मेरे पास में डोनर एटम नाइट्रोजन होगा या ज्यादा से ज्यादा O माइनस हो जाएगा, बस यही डोनर एटम होंगे। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डोनर एटम ऑलमोस्ट सेम रहता है। जब डोनर एटम सेम रहेगा तो फिर तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का तो लफड़ा ही नहीं रहेगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे? अब बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। जिस डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो डोनेट ज्यादा करेगा। अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो वो विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा तो डोनेट करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम डोनर एटम पर क्या करते हैं, हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर प्लस एच माइनस एच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ये सारी सीरीज क्या करा दी, याद करा दी। एक लाइन में अगर आप बोले इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई क्या है, ऑल अल्काइल विद सिंगल बॉन्ड एंड ऑल एनायंस आर प्लस आई, रिमेनिंग ऑल ग्रुप आर माइनस आई, खत्म हो गया। रेजोनेंस में बात करें, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस प्लस आर कहलाता है, वैकेंट ऑर्बिटल एंड पोलर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस माइनस आर कहलाता है, खत्म हो गया। CH CD एंड CT हाइपर करे तो प्लस H है, ठीक है, और CX कार्बन हेलोजन बॉन्ड अगर हाइपर करे तो माइनस H है। बस इतना ही हमारे पास में सारा चीज था। असाइनमेंट में आपको भेज दूंगा, उस असाइनमेंट में आपको सारी चीज क्या कर लेनी है, देख लेनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे एसिड को पूरा देख लिया, बेस को हम डिटेल में अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे, पूरा डिटेल में जैसे एसिड को देखा उसी तरीके से बेस को क्या करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे। इसमें NCERT में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन दे रखे हैं, और वो एक्वस मीडियम में अलग बेसिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, गैसेस स्टेट या नॉन पोलर में अलग बेसिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं। सॉल्वेंट का फर्क बेसिक स्ट्रेंथ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यहीं रोकते हैं।